नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री की इस वीडियो क्लास में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए, आप जानते हैं इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किसी भी सॉलिड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, आप जानते ही हैं इस अर्थ पर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो स्टेट में पाए जाते हैं वो है सॉलिड स्टेट्स। और जब सब्सटेंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में उन सॉलिड्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो सकती है या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। उन सब के बेसिस पर जितने भी सॉलिड्स हैं उन सबका क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो आज हम मेजरली क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं सॉलिड्स का। तो देखिए, ये सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशंस है इसका जो बेसिस है वो है बॉन्डिंग फोर्सेस। इट मींस जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उन सॉलिड सब्सटेंस में जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स के मध्य किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, उस अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर सभी सॉलिड्स को मेजरली 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है एक एक करके हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड कैटेगरी में रखा गया है आयनिक सॉलिड्स। थर्ड कैटेगरी में रखा गया है मेटेलिक सॉलिड्स। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो रखा गया है कोवलेंट सॉलिड्स। तो इस तरीके से सभी सॉलिड सब्सटेंस को मुख्य तौर पर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और इनको अब हम एक एक करके डिटेल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब होता है ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। इट मींस इन सॉलिड्स के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन कणों से वो सॉलिड मिलकर बना हुआ होता है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़ करके एक डेफिनेट अरेंजमेंट में अरेंज होकर के पूरे सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे सॉलिड्स को मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाता है। एक चीज आप अच्छे से जानते होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मोर देन 1 या उससे ज्यादा जो है एटम्स जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेचर में डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसी आधार पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 जो है कैटेगरी में। जैसे एक एक कैटेगरी और उसका एग्जांपल भी हम देखते जाएंगे। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसकी जो सेकेंड क्लास बनाई गई है वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और इसकी जो थर्ड क्लास है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो इन 3 कैटेगरी के हो सकते हैं और इन कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स ही मिलकर के पूरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। एक एक को हम देखें
नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। इट मींस इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे N2 O2 Cl2 H2, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स को माना जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इस तरीके के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में इकट्ठा होकर एसोसिएट होकर के किसी सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो सॉलिड कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लेकिन इन सॉलिड्स की एक विशेषता ये होती है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, वो वेरी लो टेम्परेचर पर ही सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये अपने सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि लिक्विड या गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो लो टेम्परेचर पर ही हो सकता है। इसके अलावा इस कैटेगरी के जो सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, और इसी के साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम माना जाता है, बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड है CH-CH3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं कई कंपाउंड्स। तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर नेचर के होते हैं। इट मींस उसमें मैक्सिमम टाइम ऐसा पाया गया है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स के एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी कारण से पोलर नेचर आ जाता है उनके मॉलिक्यूल्स में। और इस कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में मिलकर जिन सॉलिड्स का फॉर्मेशन करते हैं वो आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी में। और इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, उन मॉलिक्यूल्स के मध्य में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है। और वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स में स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वीक वान डेर वाल फोर्स होता है। और वीक वान डेर वाल फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो उनका जो अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो बहुत कम होता है। इसी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं वो बहुत कम माने जाते हैं। तो जो पोलर नेचर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पर एसोसिएट हो करके, जुड़ करके, अरेंज हो करके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के जो सॉलिड्स होते हैं उनमें भी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं होता है और न ही इनमें कोई आयन एग्जिस्ट करता है। इसी कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो थर्ड क्लास है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसका जो एग्जांपल अपन देखें तो जैसे HF हो सकता है, H2O है, ठीक है। इसके अलावा और भी जैसे हो सकते हैं C2H5OH है। इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे अपन इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में होता क्या है, हम उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि जैसे एक मॉलिक्यूल वाटर का ये है और दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो इस तरीके से है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो वान डेर वाल फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है। इसी कारण से मॉलिक्यूल्स ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऊपर वाली कैटेगरीज की तुलना में ज्यादा होता है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं
और नॉन पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सेकेंड कैटेगरी की ओर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद जो सेकेंड कैटेगरी आती है वो है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। आयनिक सॉलिड देखिए नाम से ही पता चलता है आयनिक सॉलिड मतलब इस कैटेगरी के अंदर जिन सॉलिड्स को रखा गया है उनके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिनसे वो मिलकर बने हुए होते हैं वो आयन होते हैं। इट मींस धनायन और ऋणायन। एक एग्जांपल्स के माध्यम से इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, CaCl2, ये जितने भी जो मॉलिक्यूल्स आप देखते हैं या कंपाउंड देखते हैं, इन सारे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स के रूप में जानते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो है मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डेफिनेट सी बात है आयन से मिलकर के बने हुए होते हैं। आयन मींस कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन से मिलकर जो सॉलिड का फॉर्मेशन होता है वो सॉलिड्स कहलाते हैं आयनिक सॉलिड्स। और इस कैटेगरी में उन सॉलिड्स को रखा गया है जो अपनी सॉलिड कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब वो लिक्विड कंडीशंस में होते हैं, मेल्टिंग कंडीशंस में होते हैं या सॉल्यूशन कंडीशंस में होते हैं, ऐसी स्थिति में वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। और उसका रीजन होता है कि इस कैटेगरी के जो सॉलिड्स होते हैं जब अपनी वो सॉलिड कंडीशंस में होते हैं, ऐसी स्थिति में उनमें कोई फ्री आयन अवेलेबल नहीं हो पाता है और फ्री आयन के अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं। परंतु जब इस कैटेगरी को सॉलिड्स को किसी एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसोल्व किया जाता है जैसे वाटर में, ऐसी कंडीशंस में इन सॉलिड्स में जो प्रेजेंट जो कैटायन और एनायन होते हैं वो कैटायन और एनायन उस लिक्विड में फ्रीली अवेलेबल हो पाते हैं। और कैटायन और एनायन फ्रीली अवेलेबल होने की वजह से उनकी लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इट मींस लिक्विड कंडीशंस में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। और इस कैटेगरी के जो सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जिसका रीजन यह है इस कैटेगरी के जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आयनिक फोर्स होता है, आयनिक बॉन्ड की प्रेजेंस से। और आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और वाटर वॉल फोर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ही इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले और स्टेबल कंपाउंड माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड जो कैटेगरी है, थर्ड जो ग्रुप हमारा आता है वो है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स देखिए मेटेलिक सॉलिड्स का मतलब होता है मेटल से मिलकर बने हुए सॉलिड्स। नाम से पता चलता है मेटेलिक सॉलिड्स मींस मेटल से बने हुए सॉलिड्स। तो देखिए आप जानते हैं इस अर्थ पर अनेक प्रकार की जो है वो सॉलिड्स पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम। ये सारे जो एलिमेंट है वो मेटल नेचर के होते हैं। अगर हम रफली बात करें तो अर्थ पर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उसमें से ऑलमोस्ट जो एलिमेंट्स है, मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है वो मेटेलिक नेचर के होते हैं। और जो मेटेलिक नेचर के जो एलिमेंट्स है वो मेटेलिक सॉलिड्स के फॉर्मेट में पाए जाते हैं और जो मेटल के रूप में पाए जाते हैं। अब इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल आयन होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेटल आयन। और ऐसा माना जाता है कि जो मेटल होते हैं या मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं उनमें मेटल आयन को ऐसा माना गया है कि जैसे किसी इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में डूबे हुए आयन के रूप में इनको जो है वो संज्ञा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का कोई समंदर हो और उस समुद्र के अंदर जो मेटेलिक जो आयन होते हैं वो डूबी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं और उसमें जो आयन्स है
वो तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और मेटेलिक सॉलिड्स में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की फ्री कंडीशंस में होने की वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इस कैटेगरी के सॉलिड्स जो है वो करते हैं। और इस कैटेगरी में उन सॉलिड्स को रखा गया है जो मेटेलिक नेचर के होते हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे चौथे ग्रुप की ओर, और वो है कोवलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स, देखो कोवेलेंट सॉलिड्स का मतलब होता है इस कैटेगरी में उन सॉलिड्स को रखा गया है जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के मध्य में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड किनके मध्य में पाया जाता है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट के एटम्स के मध्य में। ठीक है, जो अधातु परमाणु होते हैं, जो नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं, उनके मध्य में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड का अट्रैक्शन फोर्स। और आप जानते हैं कि जो नॉन मेटल के एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के जो द्वारा अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। और उस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ही इस कैटेगरी के सॉलिड्स को कोवेलेंट सॉलिड्स की संज्ञा दी जाती है, नाम दिया जाता है। और इसी कैटेगरी का जो दूसरा नाम है उसको कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कैटेगरी में उन सॉलिड्स को रखा गया है जो नॉन मेटल नेचर के जो एटम्स है वो एक जैसे या अलग अलग प्रकार के जो नॉन मेटेलिक एटम्स है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इसी कारण से इस श्रेणी के जो सॉलिड्स है उनको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है और कोवेलेंट सॉलिड भी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल हो सकता है, जैसे डायमंड होता है या ग्रेफाइट हो सकता है या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो वो आते हैं जैसे इस कैटेगरी के अंदर, और वो एक जालनुमा संरचना बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा उनके मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से अटैच होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर जो सॉलिड्स आते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट माना जाता है वो सॉलिड जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इनका कम माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से जो कोवेलेंट जो सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशंस देखा गया है, अगर हम रफली थोड़ा सा रिवाइज करें तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसको हम बोलते हैं, वो मोटे तौर पर 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। 4 कैटेगरीज में, 4 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स जिसको हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। इनका अपना अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके बेसिस पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिसाइड होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।